दोस्तों, आज हैं 8 नवंबर 2023। हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की न्यूज़ टुडे सेक्शन से आज की महत्वपूर्ण खबरें। प्रीलिम्स 2024 और उसकी आगे की परीक्षाओं के लिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए ये जो आज की न्यूज़ हैं कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इस पर थोड़ा ख़ास ध्यान दीजिएगा। पहली आज की खबर है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि STPI ने फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप रोल ऑफ डिजिटल इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज़ अहेड, इस टाइटल से, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है? फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप रोल ऑफ डिजिटल इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी STPI ने ये रिपोर्ट जारी की है। सबसे पहले ये समझेंगे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है और STPI क्या है, किसके अंतर्गत कार्य करता है और इसने ये रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंतर्गत यानी कि MeitY के अंतर्गत एक संगठन है। इसका मुख्य कार्य सॉफ्टवेयर निर्यात और तकनीक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। यानी सॉफ्टवेयर को निर्यात करने में और तकनीक जितनी भी हैं उसको, उस तकनीकी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के अंतर्गत, आगे बढ़ाने के लिए ही ये कार्य STPI जो है करता है। STPI एक संगठन है और किसके अंतर्गत कार्य करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गौरतलब है कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने अक्टूबर 2023 तक कुल 1.14 लाख स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की है। इनमें से 50% से अधिक स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में हैं। Tier 2, Tier 3 ये शहर किस तरह के शहर होते हैं, ये हमने पिछली न्यूज़ जो हैं जानी है 2-3 दिन पहले ही, उसमें हमने जाने थे। शहर 3-4 प्रकार के होते हैं उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्टैक एंड JAM यानी कि जन धन खाता, आधार कार्ड और मोबाइल, इसको हम कहते हैं JAM। J यानी जन धन खाता, A यानी आधार कार्ड और M यानी मोबाइल, तो JAN यानी जन धन खाता, आधार कार्ड और मोबाइल, इनको हम कहते हैं JAM, जैम ट्रिनिटी। तो इंडिया स्टैक और जैम ट्रिनिटी, इसने पब्लिक डिजिटल गुड्स का उपयोग करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया है। पब्लिक डिजिटल गुड्स किस तरह के गुड्स होते हैं, तो इसमें आते हैं सॉफ्टवेयर और डेटा सेट, ठीक। भारत की 4G अवसंरचना, 4G इंफ्रास्ट्रक्चर 98% से अधिक आबादी को कवर करती हैं। यानी कि भारत की अब 98% आबादी के पास 4G अवसंरचना है, 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ ही इससे भारतीय स्टार्टअप्स को अधिक उपभोक्ताओं तक इंटरनेट सुविधा सेवाएं पहुंचाने का अवसर प्रदान किया है। 4G की वजह से जो है इंटरनेट सब तक पहुंच पा रहा है। डिजिटल इंडिया के कारण स्टार्टअप्स के विकास को बढ़ावा देने के कारकों में सहयोगी इकोसिस्टम, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरलीकृत विनियामक प्रक्रिया आदि शामिल हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MeitY ने 2015 में प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। निम्नलिखित तीन मुख्य घटकों पर फोकस करके ट्रेड्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का काम करता है डिजिटल इंडिया, ठीक है। डिजिटल इंडिया जो है इसका उद्देश्य क्या है, भारत को डिजिटल रूप से डिजिटली सशक्त समाज यानी कि एम्पावर्ड सोसाइटी और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनानी है। निम्नलिखित तीन घटकों पर वो ट्रेड यानी व्यवसायों को और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता है। जैसे डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करता है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। इसके अलावा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत गवर्नेंस को तेज किया जा रहा है। इसके अलावा सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता जो है, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी जो है इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख पिलर्स हैं और किस विभाग के, किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये आते हैं, देखिएगा। एक जो है वो है ब्रॉडबैंड हाईवेज, ये पिलर
ये पिलर जो है ब्रॉडबैंड हाईवेज ये आता है मेईती यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी मेईती जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहते हैं, उसको मैं मेईती कहूँगा। मेईती और दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डॉट जिसको हम कहते हैं, तो डॉट का मतलब दूरसंचार विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौमिक पहुंच डॉट और डाक विभाग के अंतर्गत आता है, डॉट और डाक विभाग, ठीक। डॉट यानी जैसे बता चुका हूँ दूरसंचार विभाग। इसके अलावा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ये सारी जो है मेईती के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, केवल मेईती के अंतर्गत आते हैं। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, ये सब। इसके अलावा ब्रॉडबैंड हाईवेज की तरह ही रोजगार के लिए आईटी जो है वो भी मेईते और डॉट दोनों के साथ, दोनों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम जो है वो मेईती और अन्य विभाग के अंतर्गत आता है। अब हमें समझना चाहिए कि यहाँ पर जो डिजिटल इंडिया है उसको सशक्त बनाने के लिए स्टार्टअप्स का योगदान क्या क्या हो सकता है। तो डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने में स्टार्टअप्स का योगदान क्या होगा। स्टार्टअप्स रोजगार के अवसर, बेहतर कौशल और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया समाधान उपलब्ध कराकर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया जैसा कि बताया 2015 में शुरू किया गया था, इसी विभाग के अंतर्गत जिसको मेईती कहते हैं, इसी मंत्रालय के अंतर्गत, क्षमा कीजिएगा, इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत जिसको मेईती कहते हैं, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये भारत को सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। और डिजिटल इंडिया को सशक्त बनाने में स्टार्टअप्स का योगदान ये होगा कि इससे एक तो रोजगार के अवसर, इसके अलावा बेहतर कौशल, इसके अलावा समावेशी विकास आदि सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराकर डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार्टअप्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डिजिटल इंडिया के स्तंभों से प्रेरित हैं। ये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, समुदायों को सशक्त बनाते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। स्टार्टअप्स के लिए उभरते क्षेत्र, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी विकास से जुड़ी सरकारी पहलें कौन कौन सी हैं। देखिए स्टार्टअप्स के लिए उभरते क्षेत्र में सबसे पहले समझेंगे अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, यानी कि अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी सरकारी जो पहल हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो ओपन नेटवर्क है, एक इंक्यूबेशन सेंटर, तो इंक्यूबेशन सेंटर और ओपन नेटवर्क ये जो है अवसंरचना विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखिए ग्रामीण बाजार की क्षमताओं का उपयोग, तो ग्रामीण बाजार की क्षमताओं का उपयोग यानी कि यूजेज ऑफ पावर्स ऑफ रूरल मार्केट, इसके अंतर्गत ऑनलाइन बाजार उद्योगों का औपचारीकरण। इसके अलावा देखिए तीसरा वो है तकनीकी रुझान, एपिफिकेशन, एडवांस्ड कंप्यूटिंग तकनीक आदि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हमने समझा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि STPI ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसका शीर्षक है फ्रॉम स्टार्टअप टू स्केल अप, रोल ऑफ डिजिटल इंडिया एंड अपॉर्चुनिटीज अहेड। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, वो है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है ये रिपोर्ट जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023। तो क्लाइमेट फाइनेंस के लिए ग्लोबल लैंडस्केप की बात हो रही है, इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी हुई है। और ये रिपोर्ट जैसे बताया जाए मैंने क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने जारी की है। सबसे पहले समझेंगे ये पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है और इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस ऐसा वित्त है, जलवायु वित्त यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस, ये एक ऐसा वित्त है, एक ऐसा फाइनेंस है जिसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन की समस्या का शमन और उसके प्रति अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन करने के लिए किया जाता है।
इन से संबंधित कार्यों के वित्त पोषण में किया जाता है। वित्त पोषण हेतु सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाया जाता है। शमन यानी मिटिगेशन का क्या अर्थ है? मिटिगेशन संबंधी कौन कौन से कार्य हैं? मिटिगेशन यानी शमन संबंधी कार्य, इसके तहत जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटा जाता है। अनुकूलन संबंधी कार्य, इसके तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटा जाता है। रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। 2021-2022 में वार्षिक स्तर पर औसत जलवायु वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये राशि पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। जलवायु वित्त में हुई वृद्धि का 90% हिस्सा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, ब्राज़ील, जापान और इंडिया से प्राप्त हुआ है। यानी कि जलवायु वित्त में हुई वृद्धि का 90% हिस्सा, जलवायु वित्त में जो वृद्धि है उनको जो है ज़्यादातर हिस्सा चाइना, यूएसए, यूरोप, ब्राज़ील, भारत और जापान इनको प्राप्त हुआ है। सभी क्षेत्रों में जलवायु वित्त समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र जलवायु वित्त का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करते हैं। यानी ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र के लिए अधिकांश वृद्धि रखी गई है। कुल जलवायु वित्त में क्लाइमेट जो फिनेंस है उसमें 49% भागीदारी क्या है? प्राइवेट सेक्टर की है, निजी क्षेत्रकों की है। अनुकूलन हेतु यानी कि एडेप्टेशन के हेतु वित्त की उपलब्धता जो है, अवेलेबिलिटी, वो लगातार गिरावट देखी जा रही है, उसमें गिरावट जारी है। साथ ही अनुकूलन हेतु उपलब्ध वित्त के 98% की पूर्ति सार्वजनिक क्षेत्रकों यानी कि पब्लिक सेक्टर्स से हो रही है। अनुकूलन के लिए जो वित्त है उसका 98% हिस्सा यानी कि लगभग पूरा ही अनुकूलन वित्त, एडेप्टेशन जिसको फाइनेंस हम कह रहे हैं, एडेप्टेशन के लिए जो फाइनेंस है उसका 98% जो है पब्लिक सेक्टर से प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे में सिफारिशें क्या है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने हेतु जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप नियम और आर्थिक प्रोत्साहन बनाए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र से जलवायु वित्त के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रियायती वित्त का लाभ उठाया जाना चाहिए। वित्तीय प्रणालियों में जलवायु संबंधी अनुकूलन और लचीलेपन को मुख्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। जस्ट ट्रांजिशन की राह में आगे बढ़ते हुए अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा सकता है। जलवायु वित्त से संबंधित डेटा को व्यापक और सार्वजनिक रूप से सर्वसुलभ किया जाना चाहिए। जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित फ्रेमवर्क्स की इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करने और उसके सामंजस्य स्थापित करने के लिए देशों को मिलकर काम करना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या है। इसके अंतर्गत आते हैं एक तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF इसे रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान स्थापित किया गया था, जिसको हम GEF कहते हैं। ठीक, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जब हुआ था तो इसे ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF को उस समय स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। 183 देशों के साथ मिलकर काम करने वाली 18 एजेंसियों की एक विशिष्ट साझेदारी यहाँ पर इसमें है। 183 देश हैं, 18 एजेंसियाँ हैं। ठीक है, इस का काम दुनिया की चौथी चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, दुनिया की चौथी ये चुनौतीपूर्ण समस्या है, तो चौथी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए ये है। इसके अलावा देखें अनुकूलन कोष एडेप्टेशन फंड क्या है। 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। अनुकूलन कोष जिसको हम कहते हैं, एडेप्टेशन फंड जिसको हम कहते हैं, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में अनुकूलन संबंधी बेहतर परियोजनाओं और योजनाओं का वित्त पोषण करना है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड यानी कि SCCF, इसकी स्थापना 2001 में निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? तो अनुकूलन के लिए। दूसरा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण। इसके अलावा ऊर्जा और परिवहन इन दोनों के लिए। फिर से बता देता हूँ, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जिसको हम कहते हैं, इसमें स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो होता है
यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष फंड जो हैं उसको हम कहते हैं स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, यानी कि SCCF। क्लाइमेट चेंज यानी CC के लिए SF यानी कि स्पेशल फंड, तो SCCF। इसकी स्थापना 2001 में निम्नलिखित के लिए की गई थी: अनुकूलन एडेप्टेशन को लिए। इसके अलावा 2001 में इसकी स्थापना प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा क्षमता निर्माण यानी पावर बढ़ाने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए। इसके अलावा एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन जो है इसके लिए भी की गई थी। इसके अलावा अगला है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड, यानी कि LDCF। इसकी स्थापना NAPA नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण और कार्यान्वयन में अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज यानी कि LDCF की स्थापना NAPA नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन के निर्माण और कार्यान्वयन में अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। अल्प विकसित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड जो है की गई थी। NAPA इसकी स्थापना NAPA के निर्माण और अल्प विकसित देशों को सहायता के लिए की गई थी। NAPA क्या है? NAPA है नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसके अलावा अगला है हरित जलवायु कोष, ग्रीन क्लाइमेट फंड, जिसको हम कहते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड, वो हो जाएगा GCF को 2010 में कानकुन समझौते के तहत स्थापित किया गया था। कानकुन समझौता भी पर्यावरण से संबंधित है और हरित जलवायु कोष की स्थापना जो है 2010 में इसी कानकुन समझौते के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? हरित जलवायु कोष का यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड का उद्देश्य है विकासशील देशों को उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC के तहत निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने और उसे हासिल करने में समर्थन प्रदान करना है। हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में कानकुन समझौते के तहत इसकी स्थापना की गई। तो एक बार फिर से थोड़ी सी नज़र डालें खबर पर, तो है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। तो क्लाइमेट पॉलिसी की पहल है, उस क्लाइमेट पॉलिसी पहल जो है उसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। और इसमें क्या कहा गया है कि जलवायु वित्त ऐसा वित्त है जिसका इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन की समस्या का शमन और अनुकूलन के लिए किया जाता है। वित्त पोषण हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र वैकल्पिक स्रोतों से धन जुटाया जाता है। 3 स्रोतों से धन, सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के अलावा वैकल्पिक स्रोत भी देखे जाते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटा जाता है तो उसको शमन संबंधी कारण समझा जाता है, और प्रभावों से निपटने की कोशिश करें तो उसको अनुकूलन कहते हैं। रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो जैसे कि मैंने बताया 2021-22 में वार्षिक स्तर पर औसत जलवायु वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। वार्षिक स्तर पर 2021 से 2022 में वार्षिक स्तर पर औसत जलवायु वित्त प्रवाह लगभग 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था वित्त प्रवाह जलवायु के लिए। तो जलवायु औसत जलवायु वित्त प्रवाह ये था वार्षिक स्तर पर 21-22 की बात हो रही है। ये जो 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर 2021 में औसत जलवायु वित्त प्रवाह जो था वार्षिक स्तर का, ये राशि पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 2 गुनी है। जलवायु वित्त में हुई वृद्धि जो है वो ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ में मतलब शामिल हैं, उसमें मिली हैं। USA को मिली हैं, यूरोप को मिली हैं, ब्राज़ील को मिली हैं, जापान, भारत और इन सब को मिली हैं। सभी क्षेत्रों में जलवायु वित्त समान रूप से प्राप्त नहीं हुआ है। ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रक अधिकांश हिस्सेदार हैं। कुल जलवायु में 49% भागीदारी निजी क्षेत्र की है। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बिग बैंग की घटना के 470 मिलियन साल बाद
अस्तित्व में आए अब तक के सबसे प्राचीन ब्लैक होल की खोज की है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने बिग बैंग थ्योरी, जैसे कि आप जानते हैं, जिसको महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, उस महाविस्फोट की घटना के 470 मिलियन साल बाद एक ब्लैक होल अस्तित्व में आया था, उसकी खोज की है। और ये खोज किसने की है, क्या है, किस तरह से ये है, इसके बारे में जानते हैं। ब्लैक होल का लगभग 13.2 बिलियन वर्ष पुराना होना बताया जा रहा है। और हमारा ब्रह्मांड जो है 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। 13.2 बिलियन वर्ष पुराना ब्लैक होल है ये, इसकी खोज हुई है। हमारा ब्रह्मांड टोटल 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। और ये जो ब्लैक होल खोजा गया है उसको UHZ1 नामक आकाशगंगा में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अवलोकन की सहायता से की गई है। यह अवलोकन NASA के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्र एक्स-रे वेधशाला से किया गया है। चंद्र एक्स-रे वेधशाला ये अंतरिक्ष में 1999 में स्थापित एक टेलीस्कोप है, चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी। इसे ब्रह्मांड में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले क्षेत्रों में एक्स-रे का अवलोकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इनमें तारों या सुपरनोवा विस्फोट के अवशेष आदि शामिल हैं। ठीक है, चंद्र एक्स-रे वेधशाला के साथ यहाँ पर एक नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात की गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च करके लैग्रेंज 2 पॉइंट L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L2 और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 1 मिलियन मील है। L2 और पृथ्वी के बीच की दूरी 1 मिलियन मील है। यह अंतरिक्ष में स्थापित की गई अब तक की सबसे शक्तिशाली खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये अवरक्त प्रकाश यानी इंफ्रारेड में ब्रह्मांड का अवलोकन करती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड में ब्रह्मांड की तस्वीर बनाता है। बात करें खोजे गए ब्लैक होल की, तो ये खोज UHZ1 नामक आकाशगंगा में ग्रेविटेशनल लेंसिंग के अवलोकन की सहायता से की गई है। और जैसा कि मैंने बताया, नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप और साथ में चंद्र रे वेधशाला, इन्होंने मिलकर के ये खोज की है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है, जिसकी सहायता से, जिसके अवलोकन की सहायता से इस ब्लैक होल की खोज की गई है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मतलब होता है किसी बड़े पिंड जैसे A का प्रबलतम गुरुत्वाकर्षण अपने पीछे स्थित पिंड B से आने वाले प्रकाश को मोड़ते हुए अववर्धित यानी मैग्नीफाई कर देता है। इस कारण अवलोकन कर रही दूरबीन जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप तथा पिंड B का प्रकाश पहुंच जाता है। ये परिघटना एक विशाल मैग्नीफाइंग लेंस की तरह कार्य करती है। यानी एक का प्रबल गुरुत्वाकर्षण जो है अपने पीछे स्थित जैसे पिंड जैसे B है, उससे आने वाले प्रकाश को मोड़ते हुए आवर्धित कर देता है। ठीक है, इसके कारण अवलोकन कर रही दूरबीन तक पिंड जो B है, जो A के पीछे है, उसका भी प्रकाश पहुंच जाता है। इसे विशाल मैग्नीफाइंग लेंस की तरह कार्य करते हैं। आकाशगंगा UHZ1 की बात करें तो उसमें मौजूद ब्लैक होल के बारे में जानें। आकाशगंगा हमारी मिल्की वे से ब्लैक होल सैजिटेरियस A स्टार जो है उससे 10 गुना बड़ा है। यह भार UHZ1 नामक आकाशगंगा के सभी तारों के द्रव्यमान से 10 से 100% तक हो सकता है। इसे क्वासर माना जा रहा है क्योंकि ये अभी भी फैल रहा है और इसके पास की गैस अत्यधिक दीप्तिमान है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में ऐसा स्थान होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता है। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी विशाल तारे का अंत होता है या अपने केंद्र की ओर संकुचित अथवा संपीड़ित होता है। ब्लैक होल के अध्ययन का महत्व देखें। इसके अध्ययन से क्या पता लग सकता है, अत्यंत प्रबल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में प्रकाश पदार्थ कैसे व्यवहार करते हैं ये पता लगेगा। इसके अलावा ब्रह्मांड का विस्तार किस गति से हो रहा है और ये कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में भी पता लगेगा। अगली खबर की बात करें तो बिहार में जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की गई है। तो बिहार में जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की गई।
इस रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों समेत कुल 215 जातिगत समूहों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। आर्थिक विश्लेषण है और जैसे बताया 215 लगभग 225 इन वर्गों के आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त कुछ मुख्य आंकड़े देखें तो बिहार में प्रत्येक 3 में से 1 परिवार गरीब है, ठीक है, जिसकी मासिक आय 6,000 रुपये या उससे भी कम है। बिहार के 50 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों में अप्रवासी के रूप में, बिहार की बहुत बड़ी आबादी जो है दूसरे राज्यों में अप्रवासी के रूप में रहते हैं। जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता क्यों है, पहली बात तो ये समझते हैं। जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नीति निर्माण, गरीब और वंचित वर्गों की पहचान, आरक्षण संबंधी मापदंडों में बदलाव तथा सुधार आदि के लिए नवीनतम डेटा प्रदान करती हैं, ठीक है। जाति आधारित जनगणना से जुड़ी चिंताएं ये हैं कि ये जाति आधारित विभाजन को और मजबूत कर सकती हैं। दूसरा, जाति व्यवस्था यथावत बनी रह सकती है इसकी वजह से। इसके अलावा जाति को परिभाषित करना कठिन हो सकता है कि कौन सी जाति किस वर्ग में है और क्या वास्तव में उसी इस वर्ग में है कि नहीं है। ऐसे उल्लेखनीय है कि प्रभावी जातिगत जनगणना हेतु प्रत्येक जाति की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में भारत में वृहद जाति संरचना के मद्देनजर सभी जातियों की परिभाषित करना आसान कार्य नहीं है। भारत में जाति आधारित जनगणना का इतिहास देखें तो भारत में जनगणना की प्रक्रिया 1872 से शुरू हुई थी। उस समय से पूरे देश में एक साथ आयोजित नहीं किया जाता था। वर्ष 1931 तक सभी जनगणना में विशिष्ट क्षेत्रों, समुदायों, जातियों और आर्थिक समूहों के संबंध में अलग अलग जानकारियां शामिल की जाती हैं। इसके जरिए भारत में परिवारों की प्रगति को मापा जाता था, ठीक है। भारत में जनगणना की प्रक्रिया 1872 में शुरू हुई। इस समय से पूरे देश में एक साथ आयोजित नहीं किया जाता था। 1931 तक सभी जनगणनाओं में विशिष्ट क्षेत्रों, विशिष्ट समुदायों, जातियों, आर्थिक समूहों के संबंध में अलग अलग जानकारियाँ शामिल की जाती थी। इसके जरिए भारत में परिवारों की प्रगति को मापा जाता था। 1931 तक ऐसा चलता रहा। 1941 में, इसके बाद 1941 में जाति आधारित डेटा एकत्र किया गया लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। फिर 1951, फिर 1961, फिर 71, फिर 81, फिर 91, फिर 2001, फिर 2011। तो 1951 से लेकर के 2011 तक स्वतंत्र भारत के प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर डेटा प्रकाशित किया गया। अन्य जातियों से संबंधित डेटा प्रकाशित नहीं किया गया। इसके अलावा देखें तो केंद्र सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस आदि आयोजित की थी। SECC आयोजित की थी 2011 में, ठीक। डेटा परिणाम जारी नहीं किए गए, सार्वजनिक नहीं किए गए। ये सब जातिगत आधारित जनगणना से संबंधित हैं। अब हम बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 जारी की है। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें। 2022 में वैश्विक स्तर पर TB, क्षय रोग, तपेदिक के 7.5 मिलियन नए दर्ज मामले किए गए। वैश्विक स्तर पर 7.5 मिलियन नए TB पेशेंट सामने आए। 2022 की बात है। 2022 में दुनिया भर में होने वाली मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण TB है। सबसे अधिक मौतें जो हैं कोरोना वायरस से हुई 2022 में, और उसके बाद दूसरा नंबर पे TB है। वर्ष 2015 से 2022 के बीच में TB के मामलों में 8.7% की कमी दर्ज की गई है। 15 से 22 के बीच में 8.7 यानी 8.5 से भी कम, 8.5 से भी अधिक, क्षमा कीजिएगा, 8.5 से भी अधिक प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है TB के मामलों में। यह आंकड़ा जो है वो WHO की एंड TB स्ट्रेटजी, END-TB स्ट्रेटजी, ख़त्म करो TB, उसकी रणनीति के महत्वाकांक्षी लक्ष्य से काफ़ी पीछे हैं। 8.7% से कुछ नहीं होने वाला है। इस रणनीति के तहत 2025 तक TB के मामलों में 50% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया। एंड TB स्ट्रेटजी के अंतर्गत ही WHO की जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो हैं, जो जिसको एंड TB स्ट्रेटजी कहते हैं, उसके अंतर्गत 50% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2022 में दवा प्रतिरोधी टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से पीड़ित 5 में से केवल 2 को ही इलाज मिल पाया है। ठीक है, 2022 में दवा प्रतिरोधी टीबी यानी कि यहाँ पर जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उससे पीड़ित 5 में से 2 को इलाज मिल पाया है। यहाँ पर टीबी के प्रकार भी बताऊँगा, कौन कौन से प्रकार यहाँ टीबी के हैं आपको बताऊँगा अभी, और विस्तार से समझते हैं इसको। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो ध्यान दीजिएगा। 2020-2021 के दौरान टीबी के नए मामलों में आई गिरावट का 60% भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में दर्ज किया गया है। यानी गिरावट जो ये उस गिरावट में 60% भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस में दर्ज की गई है। इतनी गिरावट भारत और फिलीपींस और इंडिया में, क्षमा कीजिए, इंडोनेशिया और फिलीपींस और इंडिया में जो है ये 60% गिरावट हुई है कुल गिरावट की। विश्व भर में, दुनिया भर में टीबी के 27% मरीज जो है भारत में हैं और 2021 के दौरान 60% की कमी जो जिस 3 देशों में शामिल हुई उनमें भारत भी शामिल है। 27% मरीज दुनिया भर के भारत में है टीबी से। टीबी रोग एयरबोर्न बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को प्रभावित करने के कारण टीबी को पल्मोनरी टीबी भी कहा जाता है। टीबी के इलाज के लिए सबसे आम दवाओं में आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, एथेम्ब्यूटोल, इसके अलावा पायराजिनामाइड आदि शामिल हैं। वर्तमान में टीबी की रोकथाम के लिए लाइसेंस प्राप्त करना एकमात्र बेसिल कैलमेट गुएरिन यानी कि BCG है। टीबी रोगाणु हवा के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। टीबी का खतरा उन लोगों को सबसे अधिक होता है जो मधुमेह से पीड़ित हैं, HIV से पीड़ित हैं, अल्प पोषण के या तंबाकू से शिकार हैं, अल्प पोषण और तंबाकू के शिकार हैं या HIV मधुमेह से पीड़ित हैं, तो उन लोगों को टीबी जल्दी होने के खतरे रहते हैं। टीबी की रोकथाम के लिए टीका जो है वो है BCG, जिसको बेसिल कैलमेट गुएरिन कहते हैं। भारत में टीबी की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम देखें तो टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025 शुरू की गई। इसका उद्देश्य 2025 तक भारत में टीबी का उन्मूलन करना है। 2017 से 2025 के बीच में, जिसको हम कहते हैं टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक योजना। ठीक है, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर टीबी खत्म करने के लिए है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान शुरू की गई है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान भी शुरुआत हुआ है। इसके अलावा निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य टीबी के मरीजों को इलाज की पूरी अवधि तक पोषण सहायता प्रदान करना है। दवा प्रतिरोधी टीबी के बारे में जानें तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसके अलावा देखें तो एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, इसके अलावा टोटली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। तो MDR, XDR और TDR ये 3 प्रकार के टीबी मैं आपको बताता हूँ क्या है। MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसमें बैक्टीरिया कम से कम आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है, अर्थात मरीज पर इन दवाओं का असर नहीं होता। इसको हम कहते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी MDR। कौन कौन सी दवाओं पर के खिलाफ बैक्टीरिया जो है टीबी बैक्टीरिया प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, तो वह है आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन। इसके अलावा दूसरी है XDR, जिसको मैं कहते हैं एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसमें बैक्टीरिया आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन दवाओं के साथ साथ कोई भी फ्लोरोक्विनोन दवा और सेकंड लाइन उपचार हेतु 3 इंजेक्शन वाली दवाओं में से कोई एक के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है। तो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन तो है ही, इसके साथ साथ कोई भी फ्लोरोक्विनोन जो है दवा और सेकंड लाइन कोई भी इंजेक्शन है उनके खिलाफ विकसित कर लेता है। तो इसको XDR यानी कि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहते हैं। तीसरी जो है वो है टोटली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस TDR। इसमें टीबी बैक्टीरिया पहले और दूसरे चरण में दी जाने वाले सभी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेता है, अर्थात TDR यानी जिसको हम टोटली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। मरीज पर होने वाले फर्स्ट एंड सेकंड लाइन की कोई भी दवा काम नहीं करती हैं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी दिशा निर्देश सभी राज्यों के लिए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं, केवल दिल्ली के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों युक्त पटाखों के उपयोग पर 2021 में जारी दिशा निर्देशों अनुसार
दिशा निर्देश जो है केवल दिल्ली एनसीआर तक ही नहीं पूरे देश में लागू हैं। 2021 के निर्देश की बात हो रही है। शीर्ष न्यायालय के ये दिशा निर्देश त्योहारों के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए थे। 2021 में बेरियम और अन्य प्रतिबंधित रसायनों युक्त पटाखों के उपयोग पर 2021 में जारी किए गए दिशा निर्देशों के लिए केवल एनसीआर तक नहीं बाकी सब पर भी लागू हो गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है। गौरतलब है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये प्रतिबंध केवल बेरियम साल्ट युक्त पटाखों के खरीद फरोख्त पर ही हैं। इसके अलावा देखें, सुप्रीम कोर्ट 2018 में जारी दिशा निर्देश के अनुसार ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति है। 2018 में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी हुई है। ध्यातव्य है कि ग्रीन पटाखों को सामान्य पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30% कम वायु प्रदूषण का कारक माना जाता है। ठीक, इसके अलावा देखें, ग्रीन पटाखों को बनाने के लिए बेरियम, नाइट्रेट और जैसे खतरनाक रसायन का उपयोग भी नहीं किया जाता है। तो बेरियम जिसमें नहीं है उसको हम ग्रीन पटाखा कहते हैं, ग्रीन क्रैकर्स कहते हैं, और उसमें 30% तक कम एयर पोल्यूशन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जारी दिशा निर्देश में इस ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल की अनुमति दी है। सामान्यतः पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाले विषाक्त धातुओं की जगह ग्रीन पटाखों में अपेक्षाकृत कम खतरनाक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR में निम्नलिखित ग्रीन पटाखे विकसित किए हैं। पहला, श्वास यानी सेफ वाटर रिलीजर। पटाखों को फोड़ने से उत्सर्जित धूल के कणों के प्रभाव को यानी पटाखों से उत्सर्जित जल वाष्प समाप्त कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं श्वास सेफ वाटर रिलीजर। इसके अलावा देखें, दूसरा है स्टार, STAR। स्टार S यानी सेफ, T यानी थर्माइड और TA यानी थर्माइड और क्रैकर STAR जिसको हम कहते हैं सेफ थर्माइड क्रैकर। ठीक, इनमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होते हैं। स्टार में ये कम पार्टिकुलेंट मैटर यानी PM उत्सर्जित करते हैं और ऐसे पटाखे फोड़ने के लिए ध्वनि प्रदूषण बहुत कम होता है। इसके अलावा देखें, सफल SAFAL। इसके निर्माण में एल्यूमिनियम का बहुत कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसमें मैग्नीशियम का उपयोग करके एल्यूमिनियम की जगह भरी जाती हैं। तो सफल में एल्यूमिनियम की जगह मैग्नीशियम लिया जाता है। इसके अलावा स्टार में पोटेशियम और नाइट्रेट और सल्फर जैसे इस्तेमाल नहीं होते हैं। PM पार्टिकल्स भी ऐसे नहीं होते हैं जो ध्वनि प्रदूषित करें। इसके अलावा देखें, श्वास, तो उसमें उत्सर्जित कण जो हैं जल वाष्प के द्वारा वापस ठीक किए जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने 3 ग्रीन पटाखे जैसे कि मैंने बताया श्वास, स्टार और सफल जारी किए हैं और उनमें क्या बदलाव किए गए हैं ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकारी पहलें जो शुरू की गई हैं। एक है पहल में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। इसके अलावा एक है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP। इसके अलावा एक है ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियमावली 2000। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, इसका उद्देश्य 25-26 तक, लगभग 2025-26 की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक PM10 की सांद्रता को 40% तक कम करना है। ठीक है, PM10 यानी कि पार्टिकुलेंट मैटर 10 जो है उसकी 40% तक जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है, उसको कम करने की बात इस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत की गई है। 2025-26 तक अलग से रखा गया है। इसके अलावा अगली है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP। ये योजना दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को रोकथाम के लिए लागू की गई है। इसके अलावा अगली देखें तो वह है ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियमावली। ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000, जिसमें विनियमन और नियंत्रण दोनों हैं। 2000 वाली ये नियमावली रात के समय शोर के स्तर को कम करने के लिए, पटाखों को फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने इत्यादि को प्रतिबंधित करने के लिए लाई गई हैं। अब हम देखते हैं पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों के खतरनाक विषाक्त प्रभाव। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ यौगिकों के नाम के साथ उनके प्रभाव बताता हूँ। एल्यूमिनियम एक यौगिक है, उसका क्या प्रभाव होता है। एल्यूमिनियम संपर्क में आने से त्वचा में जलन, सूजन, जैव संचयन यानी शरीर में रसायनों का संचय होने की खतरा रहता है। इसके अलावा देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में अम्लीय वर्षा होती हैं जो जल स्रोतों, वनस्पतियों, संपदाओं और धरोहरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा देखें
पोटेशियम नाइट्रेट जहरीली धूल और कैंसरकारी सल्फर कोल कंपाउंड उत्सर्जित करती हैं। इसके अलावा देखें परक्लोरेट अमोनियम और पोटेशियम देखें तो भूजल और सतही जल को प्रदूषित कर सकता है। मनुष्यों और जानवरों के थायराइड विकार को जन्म दे सकता है। इसके अलावा देखें बेरियम नाइट्रेट ये विषाक्त होता है, इसके धुएं से श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है। तांबे से यौगिक देखें तो ये पॉली क्लोरिनेटेड डाइऑक्सिन और डी बेंजोफ्यूरेंस जैसे प्रदूषक उत्पन्न करते हैं। तांबे के यौगिक जो हैं पॉली क्लोरिनेटेड डाइऑक्सिन और डी बेंजोफ्यूरेंस कैंसर का खतरा बना रहता है। इसके अलावा देखें एंटीमनी सल्फाइड एंटीमोलेट्साइड विषाक्त धुआं कैंसरकारी विषाक्त धुआं होता है। इसके अलावा देखें लेड डाइऑक्साइड या लेड डाइऑक्साइड के अलावा लेड नाइट्रेट या लेड क्लोराइड लेड से संबंधित यौगिक जो हैं संचयन में योगदान करते हैं, अजन्मे शिशुओं और बच्चों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, कई दिनों तक वायु में मौजूद रह सकते हैं, पौधों और जानवरों के लिए विषाक्त होते हैं। लिथियम यौगिक की बात करें तो जहरीला जलन पैदा करने वाला धुआं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो मर्क्यूरी क्लोराइड मर्करी या पारा के यौगिक तो ये विषाक्त धातु हैं और जैव संचयन में योगदान दें। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें सांस लेने में फेफड़े के अंदर जाकर के विषैला पदार्थ बनाता है और मुक्त रेडिकल है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सांस लेने में विषाक्त रूप विषाक्त रूप धारण कर लेता है और ये मुक्त रेडिकल तत्व जैसे मैंने बताया नाइट्रिक ऑक्साइड की तरह ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एक मुक्त रेडिकल तत्व हैं जो शरीर को विभिन्न रूपों में नुकसान पहुंचाता है। ओजोन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस है, फेफड़ों को प्रभावित करती हैं, जलन पैदा करती है। इसके अलावा आर्सेनिक यौगिक देखें तो जहरीली राख से फेफड़ों को कैंसर हो सकता है, त्वचा में जलन होती है, चेहरे पर मुहासे हो सकते हैं आर्सेनिक यौगिकों से। इसके अलावा स्ट्रोंशियम यौगिक की बात करें तो ये कैल्शियम की जगह ले लेता है और स्ट्रोंशियम क्लोराइड थोड़ा विषाक्त होता है। अब बात करेंगे सुर्खियों की। एक नज़र में सारी सुर्खियाँ देखते हैं। सुर्खियों में पहली सुर्खी है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि IOM उससे जुड़ी। IOM के हालिया बयान अनुसार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में लगभग 6.9 मिलियन लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित होने वाले लोगों में 6.9 मिलियन लोग हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात हो रही है। IOM ने ऐसा कहा है। IOM की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1951 में प्रोविजनल इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स फॉर यूरोप यानी कि PICMME के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और ऐसे ही PICMME का नाम बदल करके 1989 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM कर दिया गया। IOM के बारे में जाने तो ये प्रवासन के क्षेत्र में काम करने वाली एक अग्रणी अंतर सरकारी संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक भाग है। IOM प्रवासन से जुड़े मामलों की देखरेख करता है। प्रवासन को आसान बनाना, प्रवासन को विनियमित करना, जबरन प्रवासन की समस्या का समाधान करना, इन सब को ये देखता है। प्रवासन से जुड़े मामलों की देखरेख करता है। प्रवासन और विकास की बात, प्रवासन और आसान बनाना, प्रवासन को और विनियमित करना और जबरन प्रवासन का समाधान भी करना। इसके अलावा सदस्यों की बात करें तो 175 देश इस संगठन IOM के सदस्य हैं। 8 राष्ट्र जो हैं इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। अगली सुर्खी की बात करें तो वह है प्रलय मिसाइल। ठीक है, क्या है प्रलय मिसाइल? भारत ने प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। प्रलय मिसाइल के बारे में जाने तो इससे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और संगठन रक्षा यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया है। इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और LOC में तैनात किया जाएगा। ठीक है, प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता की बात करें तो ये 350 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पेलोड क्षमता की बात करें तो ये 500 से 1000 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकती हैं।
350 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी है। ये ठोस ईंधन वाली बैटल फील्ड मिसाइल हैं। ये मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल पर आधारित हैं। यह हवा में एक निश्चित दूरी तय करने के बाद अपना मार्ग बदल सकती हैं। यह रूस की इस्कैंडर मिसाइल और चीन की डोंग 12 मिसाइल जितनी शक्तिशाली हैं। इस्कैंडर और डोंग फेंग 12, इस्कैंडर डोंग फेंग 12 के साथ में टक्कर देगी प्रलय। इस्कैंडर प्रलय और डोंग फेंग 12 भी प्रलय की तरह ही मिसाइल हैं। भारत की SRBM यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो पृथ्वी 1 और 2 ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी। अगली खबर की बात करें तो वो है पौरा ध्वनि कार्यक्रम यानी कि पौरा ध्वनि पर प्रोग्राम। ये केरल राज्य साक्षरता मिशन यानी KSLM केरल स्टेट लिटरेसी मिशन का एक कार्यक्रम है। ये राज्य के 8 तटीय और जनजातीय जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक प्रवृत्ति, स्वतंत्र सोच, धर्मनिरपेक्षता व लोकतांत्रिक भावना एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है ताकि एक स्वतंत्र नागरिक समाज की स्थापना की जा सके या हो सके। इस कार्यक्रम के तहत 6 सूत्रीय सिद्धांतों को अपनाए गए हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करना, लोकतंत्र और भाईचारे को मजबूत करना, केरल में भेदभाव रहित एक समतावादी समाज की स्थापना करना, ये सब इस पौरा ध्वनि कार्यक्रम का कार्य है। ठीक है, 6 सूत्रीय सिद्धांतों को अपनाया था। इनमें से कुछ जैसे मैंने बताया मौजूद हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकार सुनिश्चित, इसके अलावा लोकतंत्र, भाईचारे को मजबूती, इसके अलावा केरल में भेदभाव रहित समतावादी समाज की स्थापना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले विषयों में स्वतंत्रता संघर्ष और आदिवासी वनाधिकार आदि शामिल हैं। सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर नामक आदित्य L1 के पेलोड ने सौर ज्वालाओं की पहली झलक कैद की है। ठीक है, तो जो भारत ने सोलर मिशन भेजा था उस सोलर मिशन के एक पेलोड जिसको हम हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर L1HE हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ऑर्बिटिंग O और स्पेक्ट्रोमीटर S, तो HE L1 OS। ठीक, इस पेलोड ने सौर ज्वालाओं यानी सोलर फ्लेयर्स की तस्वीर कैद की है, पहली झलक कैद की है। सौर ज्वालाएं चुंबक से क्षमा कीजिएगा सूर्य से चुंबकीय ऊर्जा के रूप में निकलने वाली विकिरण का तीव्र विस्फोट है। सौरमंडल की सबसे बड़ी विस्फोटक घटनाएं हैं। इनकी उत्पत्ति सौर सतह से उन क्षेत्रों में होती हैं जहां सौर सतह पर सन स्पॉट गहरे काले और अन्य हिस्सों में तुलना में कम गर्म क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से प्रबल होता है। ये पृथ्वी के आयन मंडल में हलचल उत्पन्न करने वाले रेडियो संचार को बाधित कर सकती हैं। सौर ज्वालाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर लगभग सभी तरंग दैर्घ्य में प्रबलता के साथ उत्सर्जित होती हैं। इनमें ऑप्टिकल, पराबैंगनी, सॉफ्टवेयर एक्सरे, हार्ड एक्सरे, गामा एक्सरे, ये सब सौर ज्वालाएं जो हैं उसके अंतर्गत मुक्त होती हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सभी प्रकार की जो भी तरंग दैर्घ्य होती हैं, लैम्डा होता है, उसकी प्रबलता के साथ ये निकल सकती हैं। अगली सुर्खी की बात करें तो वो है जियोग्लिफ क्या है? ये तेलंगाना में लौह युग का जियोग्लिफ वृत्त मिला है। ये 3000 वर्ष पुराना है। ठीक है, तेलंगाना में मिला है 3000 वर्ष पुराना जियोग्लिफ वृत्त। जियोग्लिफ प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट का एक रूप है। ठीक है, जियोग्लिफ क्या होता है? प्रागैतिहासिक उस समय के जिस समय कोई स्रोत के लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं उस समय का एक रॉक आर्ट है ये। ठीक, रॉक आर्ट मतलब पत्थर पे कोई विशेष कला से कोई चित्र या कोई विशेष प्रकार की आकृति बनाई गई होगी, इसको जियोग्लिफ कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का रॉक आर्ट होता है जियोग्लिफ, और इन्हें लैटराइट पठारों की सतह पर बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए किसी चट्टान की सतह के एक हिस्से को काट कर, तराश कर या घिसकर उसे बनाया जाता है। ठीक है, जियोग्लिफ में ज़्यादातर वनस्पतियाँ, जानवर, ज्यामितीय आकृतियाँ, काल्पनिक डिजाइन और एक दूसरे को काटने वाली रेखाएँ चित्रित की जाती हैं। तो तेलंगाना में
लौह युग का 3000 वर्ष पुराना प्रागैतिहासिक कालिक लेटराइट पत्थर की चट्टानों पर बनाया गया रॉक आर्ट या चित्र तराश कर बनाए गए इसको जियोग्लिफ कहते हैं। दुनिया के कुछ प्रसिद्ध जियोग्लिफ के उदाहरण की बात करें तो पेरू में जो है नाजका लाइन्स एक जियोग्लिफ है। इसके अलावा चिली की बात करें तो चिली में आटा कामा जाइंट भी एक जो है जियोग्लिफ हैं। यूएसए में ब्लिंथ इंटेग्लिथॉन इंटेग्लियोस जो है ब्लिंथ इंटेग्लियोस यूएसए में स्थित ये एक जियोग्लिफ है। भारत में अधिकतर जियोग्लिफ जो है महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में कोंकण क्षेत्र में पाए जाते हैं। गोवा के कोंकण क्षेत्र में, महाराष्ट्र और गोवा के कोंकण क्षेत्र में अधिकतर जियोग्लिफ मिले हैं। जियोग्लिफ जो है तेलंगाना में भी मिला है, 3000 वर्ष पुराना है और लौह युग का है, लेटराइट पत्थरों की चट्टानों पर बनाए गए हैं। इसके अलावा अन्य की बात करूं तो नाजका लाइन्स पेरू और अटाकामा जाइंट्स चिली और ब्लिंथ इंटेग्लियोस यूएसए में भी मिला है। अब अगली खबर की बात करें तो वो है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि मिली है। ये संधि क्या है ध्यान दीजिएगा, ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप, CFE आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूरोप या इन यूरोप। CFE पर ये ट्रीटी है, ट्रीटी कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज के लिए है। देखिए अब रूस ने CEF यानी कि आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप जो हैं पारंपरिक सशस्त्र बल जो हैं उन पर ट्रीटी जो हैं उस CEF से बाहर निकलने की घोषणा की है रूस ने। इसकी प्रतिक्रिया से नाटो में संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है। प्रतिक्रिया रूप जो है इस संधि को ही खत्म कर दिया है नाटो ने। इस संधि पर 1990 में हस्ताक्षर किए गए थे जिसको हम क्या कहते हैं, पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि यूरोप में। तो ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE रूस बाहर निकलते ही नाटो ने औपचारिक रूप से इसको रद्द करने की बात की 1990 में हुई संधि को। इस संधि के तहत नाटो और वॉरसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य हुई सहमति वे अटलांटिक महासागर एवं यूराल पर्वत के बीच में एक क्षेत्र में बराबर संख्या में अस्त्रों और शस्त्रों की तैनाती कर सकेंगे। इन अस्त्रों में टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू विमान, भारी तोपखाने आदि शामिल हैं। वॉरसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1955 में की गई थी और एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन ये था। वॉरसा पैक्ट के तहत इसको बनाया गया था। 1955 में इसकी स्थापना हुई। वॉरसा पैक्ट के तहत वॉरसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और साथ में नाटो जो है इस संधि जिसको हम क्या कहते हैं यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि 1990 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि जो है सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में बीच संपन्न करी गई थी। 1991 में इसका विघटन हो गया था। अगली बात करें तो यूक्लिड मिशन क्या है, अगली सुर्खी की बात करें। यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित यूक्लिड टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीरें जारी की गई हैं। यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित एवं संचालित इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। यूक्लिड मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निर्मित एवं संचालित है। ठीक है, इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया गया था जैसे कि मैंने बताया। और टेलीस्कोप जो है वो ब्रह्मांड की रंगीन तस्वीरें लेने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा गया था। इसके अलावा देखें तो ब्रह्मांड का सब सर्वेक्षण करने वाला एक मिशन है। इस मिशन को यूनिवर्सल स्केल पर डार्क एनर्जी एवं डार्क मैटर के गुणों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके तहत ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार किया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मांड के 1/3 से भी अधिक भाग में 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर फैली अरबों आकाशगंगाओं का अवलोकन किया जाएगा। यह टेलीस्कोप लैग्रेंजियन पॉइंट L2 की कक्षा में परिक्रमा करेगा। इस मिशन का जीवनकाल 6 वर्ष है। इसके तहत ब्रह्मांड की ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड प्रकाश में तस्वीरें ली जाएंगी। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप L2 की कक्षा में परिक्रमा करेगा और मिशन का जो काल है वो 6 वर्ष का है। 6 वर्ष के लिए L2 में ये भेजा जा रहा है। इसके तहत ब्रह्मांड का 3D मानचित्र तैयार करके 1/3 से अधिक भाग में 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर फैली अरबों आकाशगंगा अवलोकन किया जाएगा।
और ब्रह्मांड की ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड पर तस्वीरें ली जाएगी। अगली सुर्खी की बात करें, क्रिकेट में टाइम्स आउट की सुर्खी है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पहली बार एक बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्स आउट दिया गया है। इसके चलते बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गया। विश्व कप के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियमों के अनुसार, खेल के नए नियमों के अनुसार, नए बल्लेबाज को पिछला विकेट गिरने के 2 मिनट के भीतर यानी 120 सेकंड के भीतर पिच पर पहुंचना होता है और गेंदबाज का सामना करना होता है। 120 सेकंड के अंदर अगर मान लो बैट्समैन नहीं आता है तो फिर टाइम आउट दिया जा सकता है। प्रोटोकॉल के अनुसार टीवी एम्पायर द्वारा 2 मिनट की गणना पिछले विकेट के गिरने के तुरंत बाद शुरू कर दी जाती है। अगली सुर्खी की बात करें तो वो है हमारे व्यक्तित्व, और सुर्खियों में रहे इस व्यक्तित्व की बात करते हैं। ठीक है, कल की खबर जो है 7 नवंबर को 135वीं जयंती मनाई गई थी सीवी रमन सर की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जबकि इनकी डेथ जो है 7 नवंबर को हुई थी। तो देश में 7 नवंबर को सीवी रमन की 135वीं जयंती मनाई गई। सीवी रमन का जन्म 1888 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, इन्होंने निम्नलिखित की शुरुआत या स्थापना की थी। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स इन्होंने शुरू की थी। इसके अलावा इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा देखें, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस क्या है, ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1934 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं। 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की। इस खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन इफेक्ट की खोज की और इस खोज के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1930 में नोबेल प्राप्त किया गया था, 1954 में भारत रत्न। ठीक है, 1934 के तहत सोसाइटी रूप में पंजीकृत करके इन्होंने 1934 में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस की स्थापना की थी। और इसके अलावा इन्होंने एक साथ में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स भी शुरू किया था। ठीक है, रमन इफेक्ट की बात करें तो इसके अनुसार एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ यानी क्रिस्टल से होकर गुजरती हैं तो पदार्थ के गुजरने के बाद उसके वर्ण में विक्षेपण आता है। ऐसा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन के कारण होता है। ये परिवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरणें अणुओं द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। नैतिक मूल्य देखें, वैज्ञानिक नियमों में प्रतिबद्धता, साहस, उत्कृष्टता, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी, ये हम इनसे सीख सकते हैं। तो सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी। ठीक है, धन्यवाद।